हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश आउल पे। अभी तक हमने पेडागोजी में सीडीपी की कुछ वीडियोस प्रिपेयर करी हैं। हमारी तैयारी यही रहेगी कि जब तक आपका पेपर आए आपके काफी सारे टॉपिक्स कवर हो जाएं। सो अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ मैथ्स की पेडागोजी के साथ। मैं किसी ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रही कि पहले मैं कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक से शुरू करूं। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ वैन हिले की थ्योरी से। ये यूपी टेट में नहीं आया है, सी टेट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप इस थ्योरी को पढ़ोगे तो एज अ टीचर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि टीचिंग के जो कॉन्सेप्ट है, जैसे ज्योमेट्री, ज्यामिति जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को कैसे पढ़ाना है बच्चों को, इसको आप इसके थ्रू सीख सकते हो। क्योंकि आप लोगों ने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, काफी बच्चों ने देखा होगा, जब हम छोटे होते हैं तो मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट हमारे कच्चे रह जाते हैं, पर टाइम के साथ साथ वही कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि जब हम छोटे थे हमारी मैथ्स का सब्जेक्ट वीक रह जाता है? क्योंकि टीचर्स ने हमारे को एक पर्टिकुलर तरीके से जैसे पढ़ाना चाहिए था वैसे पढ़ाया नहीं। उन्होंने गलत तरीके से, या हम कह सकते हैं हमें वो सही एक्सपीरियंसेस नहीं दिए, वो सही माहौल नहीं दिया, वातावरण नहीं दिया जिससे हमारे वो कॉन्सेप्ट डेवलप हो सके। सो आज की जो थ्योरी होगी वैन हिले की थ्योरी, इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे ज्योमेट्री को स्कूल में पढ़ा सकते हैं टीचर्स, ताकि बच्चों का जो छोटी उम्र है उसमें ही डेवलपमेंट अच्छा हो जाए इस कॉन्सेप्ट का। तो आइए स्टार्ट करते हैं थ्योरी। पहले आपको मैं थोड़ा सा एक आइडिया देती हूँ कि क्या है इस थ्योरी में। अगर हम अपने इंडियन स्कूल्स की बात करें, जब हमारे को टीचर्स ज्योमेट्री शुरू कराती हैं तो सीधा ब्लैक बोर्ड पे बना देती है कि बेटा देखो, ये होता है ट्रायंगल, ये होता है सर्कल, ये होता है स्क्वायर, ऐसे सिंपल समझाती हैं। लेकिन अगर उन्होंने हमारे को बचपन से ऐसे सिखाया होता कि बेटा घर के अंदर देखो कौन सी चीजें आपको इस शेप की दिखती हैं, या इस शेप में कौन सी चीजें आपको दिखती हैं, या जब हम छोटे होते हैं पेरेंट्स हमें ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो रोटी है इसकी शेप कैसी है, ये गोल है। ऐसे ऐसे हमारा जो है धीरे धीरे बिल्डअप कराया जाए, ताकि वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बने, हम उसको रिलेट कर सके, जिससे हमारा जो आगे के जो मैथ्स के जो ज्योमेट्री के जो भी चीजें हम पढ़ेंगे वो पक्की होती जाएंगी। सो वैन हिले ने अपनी थ्योरी में इसके बारे में बताया है। मलेशिया के अगर हम स्कूल्स को देखें, इन मलेशियन स्कूल्स ज्योमेट्री इज यूजुअली टॉट यूजिंग मेनली द टेक्स्ट बुक, चॉकबोर्ड, ओकेजनली द कॉम्पस एंड प्रोटेक्टर। तो अगर हम मलेशिया के स्कूल्स में भी देखें तो यही होता है, यही सिस्टम जैसे हमारे स्कूल्स में, इंडियन स्कूल्स में होता है ना, कि टीचर क्या करती है, चौक ब्लैक बोर्ड पे ही लिखती है, ओकेजनली कभी कभी जो कॉम्पस होता है, प्रोटेक्टर होता है, उसको यूज करके पढ़ाती है, और यूजुअली टेक्स्ट बुक से किताब को उठाएगी और पढ़ना शुरू हो जाए, पढ़ाना शुरू हो जाएगी। सो इस तरह से स्कूल में पढ़ाया जाता है। दिस टीचिंग अप्रोच डज नॉट सीम टू बी हेल्पफुल। लेकिन हमें जैसे कि पता है इस तरह से पढ़ाना बच्चों के फायदे में नहीं आता, उनके लिए काम नहीं आता, क्योंकि जो चीज हम अपने आसपास से रिलेट नहीं कर सकते उस चीज के बारे में पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। रैदर अगर हमें सिखाया जाए कि ये जो है ये वृत्ताकार है, इसकी जगह अगर हमारे को ऐसे सिखाने की जगह कि ये सर्कल है, उससे बेटर है टीचर हमें बोले अपने घर से घर में गोल दिखने वाली चीज को उठा के लाओ। तो वो स्कूल में ऐसे बच्चे जो चीजें लाएंगे उनको दिखाना कि देखो ये सारी चीजें सर्कल में आ जाती है, तो ये वृत्ताकार है, इस तरह से कॉन्सेप्ट बिल्ड कराना चाहिए, वो ज्यादा फायदे में रहेगा। अगर हम बात करें वैन हिले की, सो वैन हिले जो थे ना वो दो हस्बैंड एंड वाइफ थे, तो इन्हीं की सरनेम थी। हस्बैंड का नाम था पेरी मैरी वैन हिले और उनकी वाइफ थी डायना वैन हिले। सो इन लोगों ने ये थ्योरी बनाई थी, डेवलप्ड अ मॉडल ऑफ ज्योमेट्रिक थॉट। The Van Hilles were greatly concerned about the difficulties the student encountered with the school geometry. जब ये लोग ये गणित के अध्यापक थे, दोनों पति पत्नी, और इन्होंने देखा कि बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा मैथ्स में, ज्योमेट्री में, क्योंकि बच्चों का कॉन्सेप्ट जो था वो सही से डेवलप नहीं किया जा रहा, तो उन्होंने अपनी इस थ्योरी को दिया। इस थ्योरी में उन्होंने 5 चरण दिए हैं। पहली स्टेज है विजुअलाइजेशन, दूसरी है एनालिसिस, तीसरी है ऑर्डरिंग, फोर्थ है डिडक्शन और लास्ट है विगर। हम ऑर्डरिंग को ही इनफॉर्मल डिडक्शन भी कहते हैं। विजुअलाइजेशन की जो स्टेज है, जैसे कि आपको नाम से ही समझ आ रहा है, विजुअल्स, विजुअल्स का मतलब क्या होता है, अपने दिमाग में उसका एक चित्र बना लेना। जैसे कि अगर बच्चे को पहली बार समोसा दिखाया जाए तो बच्चा बोलेगा कि उसको हम बताएंगे कि बेटा देखो ये समोसा है। अब नेक्स्ट टाइम उसको कोई भी ट्रायंगुलर चीज दिखेगी ना तो वो कहेगा कि मम्मी देखो ये भी समोसा है। और ऐसे ही अगर बच्चे को लड्डू दिया जाए या फुटबॉल दी जाए तो वो हर गोल दिखने वाली चीज को बोलेगा ये फुटबॉल है।
तो ये जो चीज होती है विजुअलाइजेशन की स्टेज, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस स्टेज में हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर अपना एक पर्सपेक्टिव बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि ये गोलाकार है, हम ये नहीं बोलेंगे ये गोलाकार है, हम बोलेंगे हर गोल दिखने वाली चीज को हम एक नाम दे देंगे, कि जैसे अगर ये दरवाजा है रेक्टेंगुलर शेप का, तो हम हर रेक्टेंगुलर शेप दिखने वाली चीज को कहेंगे ये दरवाजा है। तो ये वो स्टेज है विजुअलाइजेशन की स्टेज। नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी हमारी एनालिसिस, जिसको हम कहते हैं विश्लेषण। अब धीरे धीरे बच्चा डेवलप करेगा, वो देखेगा कि कैसे जैसे ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है, तो बच्चा क्या करेगा, इनमें डिफरेंसेस देखेगा कि इसके अंदर 4 साइड्स हैं, इसके अंदर भी 4 साइड्स हैं, लेकिन इसके अंदर चारों साइड्स बराबर है, और इसके अंदर 2 साइड्स बराबर है सामने वाली, और ये वाली ऊपर और नीचे वाली साइड्स बराबर है। तो वो कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेगा कि इसके अंदर और इसके अंदर क्या फर्क है। दिखने में दोनों के 4 ही साइड्स हैं, 4 ही कोने हैं, लेकिन इनमें क्या फर्क है कि इसके सारे कोने बराबर हैं और इसके 2 कोने ऊपर नीचे के बराबर है और 2 कोने साइड के बराबर है। तो ये विश्लेषण की स्टेज है, जहाँ पे वो चीजों को तोड़ तोड़ के समझेगा। फिर आएगी ऑर्डरिंग की स्टेज, इसके बारे में हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आगे। ऑर्डरिंग की स्टेज में बच्चा इन्हीं प्रॉपर्टीज को ऑर्गेनाइज करके रिलेशनशिप डेवलप करेगा। फिर आएगा डिडक्शन का स्टेज। डिडक्शन के स्टेज में बच्चा अपने थ्योरीज देगा, अपने प्रूफ्स देगा, और लास्ट में आ जाता है रिगर का स्टेज। वैन हिले ने किसी भी स्टेज के लिए कोई एज नहीं दी। जैसे हम लोगों ने, अब आगे हम पढ़ेंगे पियाजे की थ्योरी, या अगर आगे वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ेंगे, ऐसे अलग अलग थ्योरीज पढ़ेंगे। तो पियाजे ने जैसे या फ्रॉइड ने जैसे अपनी थ्योरीज में कुछ एजेस दिए हैं कि बच्चा इतनी से इतनी उम्र का बच्चे के अंदर इतना विकास होगा। वैन हिले ने ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने नहीं कहा कि इस स्टेज से इस स्टेज का बच्चा विजुअलाइजेशन की स्टेज में है, या इस स्टेज से इस स्टेज का बच्चा, इतनी उम्र का बच्चा इस स्टेज में है। ऐसी बात उन्होंने नहीं करी, लेकिन एक आइडिया देने के लिए कि कहाँ से कहाँ तक हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर हम किंडरगार्टन केजी से देखें 2 साल 2 क्लास तक बच्चे को, तो वो इस स्टेज में होगा जहां पर वो शेप्स को विजुअलाइज करता है। विजुअलाइज करने का मतलब मैं आपको भी बता चुकी हूँ कि अपने दिमाग में उसका एक चित्र बना लेता है। तो स्कूल में जब वो जाएगा अलग अलग शेप्स को देखेगा कि जैसे रूम है, जिस रूम में वो बैठे हैं उसकी क्या शेप है, या जो उसके सामने कबर्ड पड़ा है, अलमीरा पड़ा है, उसकी क्या शेप है, या उसका जो लंच बॉक्स है उसकी शेप क्या है, पेंसिल की शेप क्या है। अलग अलग शेप्स को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा। फिर उसके बाद आती है 3rd क्लास से 5th क्लास। आपको अच्छे से याद होगा कि जब आप क्लास 3 से क्लास 5 के बीच में होंगे, तो आप लोगों ने शेप्स के बारे में पढ़ा होगा कि रेक्टेंगल जो होता है इसके 2 साइड्स बराबर होते हैं, ऊपर नीचे वाले, और ये वाले दोनों साइड्स बराबर होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि सर्कल क्या होता है, सर्कल के अंदर रेडियस होता है। ऐसी ऐसी कुछ चीजें आपने पढ़ी होंगी जब आप क्लास 3 से क्लास 5 में आए होंगे। ऐसा क्यों हुआ, बचपन में आपको ये बातें क्यों नहीं पढ़ाई गई? क्योंकि आपका ब्रेन का डेवलपमेंट जब हुआ, तो इस स्टेज में ही आपको समझ आया कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है, जिसको हम अभी तक हर गोल दिखने वाली चीज को हम लड्डू मान रहे थे, अब हमें समझ आ रहा है कि हर गोल दिखने वाली चीज का पर्टिकुलर वो नहीं है, किसी का रेडियस ज्यादा हो सकता है। जैसे अगर हम इस सर्कल को देखें और इस सर्कल को देखें, तो इन दोनों में इसका रेडियस कम है और इसका रेडियस ज्यादा है। तो ये हमें कब पता चला? जब हमने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी। ऐसे ही जब हमें ये वाला स्क्वायर देखा, और जब हमने ये वाला रेक्टेंगल और ये वाला रेक्टेंगल कंपेयर किया, तो हमें पता चला कि इसकी साइड्स और इसकी साइड में फर्क है। ये छोटा साइज में रेक्टेंगल है और ये बड़ा साइज में है। तो हमें इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चला। फिर हम प्रॉपर्टीज के बाद आए कि हम आगे उसका डेवलपमेंट करते हैं क्लास 8th में। क्लास 8th में जब हम जाते हैं ना, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को लिंक करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक स्क्वायर जो है वो एक रेक्टेंगल है, लेकिन उसमें क्या फर्क है, उसमें क्या एक्सेप्शन है कि एक स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन रेक्टेंगल की सिर्फ 2 साइड्स बराबर होती हैं, ऑपोजिट साइड्स। और पैरेललोग्राम के अंदर स्क्वायर भी आते हैं और रेक्टेंगल भी आते हैं। तो पैरेललोग्राम, हर पैरेललोग्राम जो है मतलब हर रेक्टेंगल जो होगा वो पैरेललोग्राम होगा, लेकिन सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते। सारे के सारे स्क्वायर्स जो होंगे वो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, मतलब वो राइट एंगल दिखाएंगे, लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर की प्रॉपर्टीज नहीं दिखाएंगे, यानी कि उनकी चारों साइड्स बराबर नहीं होंगी। तो इनके बीच में आपने एक रिलेशनशिप पढ़ा। उस रिलेशनशिप को आपको पढ़ने के लिए अलग दूसरी स्टेज पे आना पड़ेगा, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। वो आती है इनफॉर्मल डिडक्शन। उसके बाद डिडक्शन की स्टेज आती है। डिडक्शन की स्टेज में आप जब 9th क्लास में आते हो,
9th क्लास से लेकर 10th क्लास की मैथ्स में हम लोगों ने ऐसे वाले क्वेश्चंस करे थे, टू प्रूव, गिवन, ऐसे वाले क्वेश्चन जिसमें हमें प्रूफ करना होता है कि अगर ट्रायंगल का ये वाला एंगल, जैसे हमने ऐसे वाले क्वेश्चंस पढ़े थे कि अगर ये साइड और ये साइड बराबर हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे, ऐसे वाले प्रूफ्स हमने पढ़े थे। या एस एस एस, साइड 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 वाला कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स पढ़े थे, प्रूफ सीखे थे। तो ये कब हुआ, जब हम हाई स्कूल स्टेज में गए। और लास्ट में जो लोग मैथ्स में ऑनर्स करते हैं कॉलेज लेवल पे, रिगर की स्टेज उनके लिए होती है। ये आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना कि अगर आपको पेपर में आ जाए कि बच्चा विजुअलाइजेशन की स्टेज में है तो वो कितने साल का होगा, हम आइडिया नहीं लगा सकते कि वो किस स्टेज में होगा, क्योंकि कुछ बच्चे अपनी एज के अकॉर्डिंग काफी फास्ट होते हैं। जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि कोई बच्चा प्री स्कूल एज में है, अभी वो स्कूल भी नहीं गया, तो इस स्टेज का बच्चा भी एनालिसिस की स्टेज में हो सकता है। उसको पता होगा कि एक स्क्वायर के अंदर 4 साइड्स होती हैं और 90 डिग्री होता है, उसको ऐसा एक्सपीरियंस वातावरण घर में मिला, वो उन प्रॉपर्टीज के बारे में जानता है ऑलरेडी। और एक बच्चा जो कि इस स्टेज में है, जो कि एनालिसिस की स्टेज में है, वो अभी भी विजुअलाइजेशन में अटका हुआ है, क्योंकि उसके घर में उसको वैसा एक्सपीरियंस नहीं मिला। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इस स्टेज में या इतनी उम्र में इतने ही लेवल तक पहुंचते हैं, क्योंकि यही एक रीजन आ जाता है कि क्यों हमारे मैथ्स में नंबर नहीं आते, क्योंकि हम सबको सही एक्सपीरियंस नहीं दिए जाते। हमारे को अगर एक्सपीरियंस सही दिया जाएगा तो हम अपनी अपनी स्टेज के अकॉर्डिंग ग्रो कर सकते हैं, कभी कभी हम अपनी स्टेज से आगे भी ग्रो कर सकते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो वैन हिले ने बताई है वो ये है कि अगर आप बच्चे को वातावरण अच्छा दोगे तो वो बच्चा अपने कॉन्सेप्ट्स को इंस्ट्रक्शन से ही, पढ़ाने के तरीके से ही ठीक कर सकता है। इसके बाद वैन हिले ने एक और चीज बताई थी कि जब हम ये थ्योरी पढ़ रहे थे कि एक स्टेज से दूसरी स्टेज, मतलब अगर मान लो आप स्टेज 1 पे हो तो आप स्टेज 2 पे जाओगे, सीधा डायरेक्टली 3 पे जंप नहीं करोगे। और उल्टा भी नहीं होगा कि अगर कोई बच्चा 3rd स्टेज पे है तो वो 2nd स्टेज पे नहीं जाएगा, मतलब आगे की तरफ ही जाएंगे अगर हम जाएंगे तो, पीछे की तरफ नहीं जाएंगे। और साथ में कोई जंपिंग नहीं होगी, हम कभी भी एक स्टेज को पूरा जंप करके आगे नहीं जा सकते, हमें सक्सेसिवली आगे जाना है। अब बात करते हैं लेवल 0 की, जिसको हम कहते हैं विजुअलाइजेशन। इसी को हम कहते हैं चक्षुषीकरण। अब हिंदी में आपको नहीं पता होगा ये चक्षुषीकरण क्या होता है, अगर आपको पता भी है तो आप वर्ड से ही समझ सकते हैं। चाक्षु मतलब होता है आंखें, मतलब विजुअलाइज करना किसी चीज को, उसकी तस्वीर बनाना। और अगर आपको नहीं भी पता इसका टर्म तो आप क्या कर सकते हैं कि पेपर में अगर इसका क्वेश्चन आता है तो आप इंग्लिश में वाला थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको दोनों चीजें पढ़ाती हूँ, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, ताकि जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसके अकॉर्डिंग देख लो। सो वैन हिल की थ्योरी जो है, वैन हिल की जो थ्योरी है उसमें पहली स्टेज को ही हम लेवल 0 कहते हैं, लेवल 1 नहीं कहते। सो ये जो लेवल 0 है विजुअलाइजेशन का, अब अगर हम इस फोटो के थ्रू समझे तो बच्चे को आपने एक डोनट जैसी चीज दे दी, या हम लोग खाते हैं ना वड़े की भी शेप ऐसी होती है। सो हम बच्चे को बोले देखो बेटा सर्कल है ये, इसको क्या कहते हैं, सर्कल। तो बच्चा समझने लग जाएगा कि हर इस तरह की दिखने वाली चीज को हम कहेंगे सर्कल। ऐसे ही वॉफल ऐसी शेप, स्क्वायर, बेटा ये स्क्वायर शेप होती है, ये ट्रायंगल है। पिज्जा की शेप कैसी है, ट्रायंगल है। ऐसे धीरे धीरे उनको जो खाने की चीजें हैं या उनके आसपास की चीजें हैं वो बोलना शुरू कर दो। और ये विजुअलाइजेशन का लेवल मैंने बताया था प्री स्कूल की एज। सो बच्चे का दिमाग बहुत ज्यादा डेवलप करते हैं इस एज में, वर्ड्स को पकड़ते हैं वो जल्दी जल्दी। तो इस स्टेज में अगर ये करा जाए तो मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को भी आप डेवलप कर सकते हो, ज्योमेट्री के। हाउ द रिकॉग्निशन ऑफ द बेसिक शेप्स बेस्ड ऑन हाउ दे लुक, जैसे मैंने आपको बताया। The students begin to approach the level 1 if they begin to understand the classes of shape. उनको अलग अलग आकारों की अगर हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करा सके तो वो बिगिन टू अप्रोच लेवल 1। तो यहाँ से लेवल 0 से वो लेवल 1 की तरफ बढ़ सकते हैं, जो कि होगी क्लासेस ऑफ शेप्स। जैसे कि हमने भी पीछे भी देखा था कि शेप्स के बाद आता है क्लासेस ऑफ शेप, तो ये यही वाली स्टेज है। अगर आप लेवल 1 को अच्छे से 0 को डेवलप कर दोगे तो लेवल 1 जो कि है क्लासेस ऑफ शेप्स, उसकी तरफ वो बढ़ जाएंगे। द स्टूडेंट्स एट दिस लेवल कैन नेम द बेसिक शेप्स बट मे बी कंफ्यूज्ड इफ द शेप इज ओरिएंटेड इन अ डिफरेंट वे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है और ये भी ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये भी ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ये भी ट्रायंगल जैसा। इसी ट्रायंगल को अगर हम थोड़ा सा घुमा दें इस तरफ, या अगर ये ट्रायंगल है तो अगर इसको मैं ऐसे घुमा दूं तो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। बच्चे को ये तो समझ आ रहा है कि ये ट्रायंगल है, लेकिन ये उसको ट्रायंगल नहीं लग रहा।
और ऐसी दिखने वाली सारी चीजें, जैसे अगर हम ये शेप देखें या ये शेप देखें तो ये तो ट्रायंगल्स नहीं है, लेकिन उसको बच्चे को ये भी ट्रायंगल लगेगा। और अगर उनका ओरिएंटेशन मतलब कि वो अगर घूम जाए, टेढ़े मेढ़े हो जाए या पतले हो जाए, तो उसको वो समझ नहीं आएगा इस स्टेज में, विजुअलाइजेशन की स्टेज में। कंपेयर द फिगर्स विद देयर प्रोटोटाइप्स और एवरीडे थिंग्स, इट लुक्स लाइक अ डोर। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये दरवाजे जैसा दिख रहा है, ये कोन जैसा दिख रहा है। ऐसे बच्चे इसको लेबल कर देते हैं चीजों को, कि जैसे अगर ये बॉटल है तो ये बॉटल जैसी शेप है, ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है ना, तो हम बच्चा ये नहीं कहेगा कि ये सिलेंडर है, बच्चा कहेगा ये बॉटल है, ये बॉटल है। ऐसी दिखने वाली और चीजों को भी क्या बोलेगा, ये बॉटल है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी लेवल 1, एनालिसिस की स्टेज, जिसको हम कहते हैं विश्लेषण की स्टेज। अब इस स्टेज में क्या होगा, अगर आप इसको देखो स्क्वायर्स और यहाँ पर है नॉट स्क्वायर्स, बच्चे को ये तो स्क्वायर लग रहे हैं पर ये स्क्वायर नहीं लग रहे, क्योंकि उन्होंने अब प्रॉपर्टीज के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया है। दे मूव टुवर्ड्स आइडेंटिफाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द शेप सच एज ट्रायंगल हैव 3 साइड्स। अब बच्चे को ये पता है जिसमें 3 साइड्स होती है ना, वो ट्रायंगल होता है। बट मे अपीयर डिफरेंट बिकॉज ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड। ये भी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में बच्चा फर्क कर सकता है, क्योंकि इन दोनों में 3 साइड्स हैं, लेकिन इस वाले की लेंथ अगर हम देखें तो ये वाली साइड ज्यादा लंबी है, ये वाली साइड छोटी है, और ये वाली साइड की शेप साइज अलग है। तो बच्चा ये अंदाजा लगा सकता है कि दोनों तो ट्रायंगल्स तो हैं, लेकिन ये वाला ट्रायंगल छोटा है और ये वाला बड़ा है, क्योंकि उनकी लेंथ अलग है। In the analysis phase, the students describe the properties of the shape such as a rectangle, 2 pairs of parallel sides, opposite sides have the same length and they have 4 right angles. बच्चा ये बता सकता है कि अगर ये स्क्वायर है और ये रेक्टेंगल है तो इसके अंदर 4 राइट एंगल्स होते हैं, ऐसे ही रेक्टेंगल में भी 4 राइट एंगल्स होते हैं, और इसकी दोनों साइड्स बराबर होती हैं, तो सारी साइड बराबर है तो ये स्क्वायर है, लेकिन अगर 2 साइड्स बराबर है तो ये रेक्टेंगल है। ये सारी छोटी छोटी प्रॉपर्टीज उनको समझ आने लग जाती हैं, और इसके बेसिस पे वो क्लासेस ऑफ शेप, अलग अलग क्लासेस ऑफ शेप के बारे में पढ़ सकता है कि स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, ट्रायंगल क्या होता है, इन सब के बारे में उसको समझ आने लग जाता है। अब आ जाती है हमारी लेवल 2। अब बच्चा ऑर्डरिंग करेगा। आपको मैंने पीछे दिखाया था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ऑर्डरिंग है। ऑर्डरिंग बोलो या अगर आप बोलो इसको इनफॉर्मल डिडक्शन, दोनों एक ही बात है। तो ऑर्डरिंग से आपको समझ आ रहा होगा कि ऑर्डरिंग क्यों बोला जाता है शेप स्टेज को, कि हमने प्रॉपर्टीज तो पढ़ ली, उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम ऑर्डर करके उनके बीच में एक रिलेशनशिप, एक उनका क्या एक जोड़ बनता है, उससे हमें क्या समझ आता है वो बना लेते हैं। Students are able to think about the properties of the shapes and begin to see and develop the relationship. Relationship develop कर लेंगे shapes के बीच में। Students में use if then, जैसे हम पढ़ते हैं ना मैथ्स में, अगर ये ऐसा हुआ तो वो कैसा होगा। if then statements वाले शुरू हो जाएगी, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए if the shape is a rhombus, rhombus का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर। सो रोम्बस विद राइट एंगल, एक रोम्बस जिसकी साइड क्या है, राइट एंगल है उसमें, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, ये एक स्क्वायर है। तो ये इफ देन स्टेटमेंट्स को यूज कर सकते हैं कि अगर इफ एक रोम्बस में हम 90 डिग्री एंगल होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो स्क्वायर कहलाएगा। ऐसे ही अगर एक स्क्वायर की, अगर एक रेक्टेंगल की सारी साइड्स बराबर हैं तो हम उसको स्क्वायर बुलाएंगे। ये सारे रिलेशनशिप्स उनको समझ आने लग जाते हैं। सो एट दिस लेवल द स्टूडेंट्स में अंडरस्टैंड दैट अ शेप में मीट द डेफिनेशन विद मिनिमम कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉर एग्जांपल, इफ अ पैरेललोग्राम हैज वन राइट एंगल इट इज अ रेक्टेंगल। मतलब कि एक पैरेललोग्राम जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और साथ में बराबर हो जाती है तो वो रेक्टेंगल हो जाता है। तो ये वाली जो लॉजिक है वो उनका स्टेज में डेवलप होता है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज उन्हें समझी थी उसके बीच में उन्होंने रिलेशनशिप बना लिया कि एक स्क्वायर और रेक्टेंगल के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कि अगर एक रेक्टेंगल के चारों कोने बराबर कर दे तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। और एक अगर हमारा रोम्बस है, रोम्बस का एक एंगल 90 कर दो तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो ये सारे रिलेशनशिप वो समझना शुरू कर देते हैं। दे आर एबल टू गिव सिंपल आर्ग्यूमेंट, बड़े सिंपल तर्क दे देते हैं, आर्ग्यूमेंट दे देते हैं।
दे कैन ड्रॉ लॉजिकल मैप्स एंड डायग्राम्स, मतलब कि वो मैप्स बना सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं, और उसके थ्रू ग्रिड पेपर के थ्रू, ग्रिड पेपर क्या होता है, जो आपने ग्राफ पेपर यूज किया होगा जिसमें बहुत सारे बॉक्सेस बने होते हैं, इनके थ्रू भी वो समझ सकते हैं। जैसे अगर आप एक बच्चे को ग्राफ पेपर पे बना के दो, और ऐसे ग्राफ पेपर होता है हमारा, और इसके अंदर अगर हम सही से इधर भी 4 लाइंस जोड़ी, इधर से भी 4 लाइंस जोड़ी, इधर से भी 4 लाइन जोड़ी, इधर से भी, तो वो क्या बन गया, स्क्वायर। लेकिन अगर इधर से 4 है और इधर से 3 है, इधर से 3 है, इधर 4 है, तो ग्रिड पेपर पे बनाकर वो लॉजिकली समझ सकते हैं बातों को कि अगर ऑपोजिट साइड्स बराबर है तो रेक्टेंगल है, और चारों कोने बराबर है तो स्क्वायर है। तो ग्रिड पेपर के थ्रू, स्केचेस के थ्रू, लॉजिकल मैप्स के थ्रू सारे कॉन्सेप्ट्स को वो समझ सकते हैं। ये हो गया हमारा लेवल 2। अब लास्ट, उसके बाद आता है हमारा सेकंड लास्ट, जो कि होगा डिडक्शन, जिसको हम कहते हैं जो कि हमारा निगमन का स्टेज होता है। एट दिस लेवल द स्टूडेंट्स कैन गिव डिडक्टिव ज्योमेट्रिक प्रूफ्स। अगर आपको याद हो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि SSS क्या होता है, कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स, SSS, SAS, ये सारे 2 प्रूफ वाले, जिसमें हमें कुछ प्रूफ करना होता है। तो ये कब से स्टार्ट हुआ था, 9th क्लास से, कब तक चला था, 12th क्लास तक। तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स थे 2 प्रूफ वाले, इन सब में क्या होता है कि बच्चे का ना थिंकिंग डेवलप हो गया, प्रॉपर्टी समझ आ गई, तो अब चीजों को सिद्ध कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। तो उसमें दिखा होता है कि दिया क्या हुआ है, सिद्ध क्या करना है। एट दिस लेवल द स्टूडेंट गिव डिडक्टिव ज्योमेट्रिक प्रूफ्स, दे आर एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस, they identify which properties are implied by others and they understand the role of definitions, theorems। वही सेम चीज उनको definitions, theorems, जैसे हम लिखते हैं ना कि जैसे हम कोई थ्योरम पढ़ते हैं कि इफ 2 sides, अगर 2 कोने बराबर हैं ट्रायंगल के, तो दोनों ऑपोजिट एंगल्स भी बराबर हो जाते हैं। तो जब भी हमारे को प्रूव करनी है कोई चीज, तो हम पूरी की पूरी थ्योरम लिखते हैं, पूरी डेफिनेशन उसकी याद करके लिखते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ आती हैं, इस स्टेज में, डिडक्शन की। और ये वाली जो चीज है ये आप इससे पहले वाले लेवल में नहीं सीख सकते। अगर आपको 2 प्रूफ वाले क्वेश्चन समझ नहीं आते, अपने 9th क्लास में नहीं समझ आते थे, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप किसी पीछे के लेवल पे थे जब आपको ये चीज कराई गई। जरूरी नहीं है हर बच्चा इस स्टेज तक आए और वो 9th क्लास में घुसे और उसको सब कुछ आता हो। कुछ बच्चे पीछे रह जाते हैं क्योंकि अभी वो अपनी लास्ट स्टेज पर ही रुके हुए हैं या उनको सही एक्सपीरियंसेस नहीं दिए गए। राइट, लेवल 4 में आ जाता है हमारा रिगर। दिस इज टिपिकली द लेवल ऑफ कॉलेज मैथ स्टूडेंट्स फोकसिंग ऑन ज्योमेट्री। अगर हम कॉलेज लेवल के मैथ्स को देखें तो ये बहुत डाइवर्स होता है। इसमें ना सिर्फ आप प्रूफ्स जो हमने पढ़े थे उनको देखते हो, ना उनको समझते हो, उनके अलावा आप अपने प्रूफ्स बनाते हो कि अगर पाइथागोरस ने जो थ्योरम दिया, अगर हम उसके अगेंस्ट कोई और थ्योरम बना सके, या ये जो यूक्लिड ज्योमेट्री हमने पढ़ी है इसके कोई ऐसी ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट बनाना जो अभी तक नहीं बना, कोई अपना प्रूफ बनाना, वो इस स्टेज में होता है। इस रिगर के स्टेज को हम कहते हैं दृढ़ता। दृढ़ता की स्टेज है, दृढ़ता का पहलू है ये। इसमें दे आर एबल टू यूज ऑल टाइप्स ऑफ प्रूफ्स, हर तरह के प्रूफ्स को यूज करेंगे। एंड दे आर एबल टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एडिंग और रिमूविंग एक्सियम, कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर जगह में इस एक्सियम को हटा दें, इस रूल को हटा दें, और गिविंग ज्योमेट्रिकल सिस्टम, अपना कोई अलग सिस्टम दे, तो ये इस स्टेज की बात हो गई रिगर की। सो आज की जो हमारी वीडियो थी इसका मेन उद्देश्य था कि आपको समझ आ सके कि क्या स्टेजेस वैन हील ने दी थी और इन स्टेजेस को हम कैसे यूज करके भाप सकते हैं कि बच्चा अपनी कौन सी स्टेज में है। तो अगर एक बच्चा शेप्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, वो नहीं समझ पा रहा कि रेक्टेंगल में और स्क्वायर में क्या फर्क होता है, वो नहीं समझ पा रहा कि ट्रायंगल क्या होता है, या तो वो कौन सी स्टेज पर रुका हुआ है, उसको कहाँ हेल्प चाहिए, इस थ्योरी की मदद से हम बच्चों के ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरी आशा है कि आपको आने वाली वीडियोस भी अच्छी लगेंगी। सो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और प्लीज प्रिपेयर करते रहे अपने पेपर्स का। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।